Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू जीन ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है इंसर्शन ऑफ rDNA डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट सेल। मतलब सिंपल सा कहने का मतलब है कि होस्ट सेल में rDNA को ट्रांसफर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स से हम rDNA को होस्ट सेल तक पहुंचाएंगे। जरूरी भी तो वही है कि rDNA को होस्ट सेल तक पहुंचाना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनडायरेक्ट मेथड। दो टाइप के मेथड हम पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। नाम से पता चल रहा है डायरेक्टली होने वाला और इनडायरेक्टली होने वाला। इनडायरेक्ट मेथड मतलब कि इनडायरेक्ट है, इसका मतलब वेक्टर की सहायता ली जाएगी। इनडायरेक्ट है इसका मतलब यहां पे हेल्प ली जाएगी वेक्टर की। अगर डायरेक्टली भेजना होता तो वेक्टर की जरूरत ही क्या होती। तो यहाँ पे वेक्टर की अगर जरूरत पड़ती है तो वो मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। जीन ट्रांसफर बाय यूजिंग वेक्टर, वेक्टर की सहायता से जीन ट्रांसफर करना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने डीएनए को आइसोलेट किया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस से कट कराया, उसमें से डिजायर्ड जीन को अलग किया, उसकी सीक्वेंसिंग को देखा, पीसीआर करवाया, पीसीआर कराने के बाद उसको वेक्टर में इंसर्ट किया, आरडीएनए बनाया। आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करना जरूरी है। आरडीएनए को होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के मेथड्स हम पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द मेथड्स, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट method, direct and indirect method, insertion of rDNA और desired gene into the host cell. Clear? अब यहाँ पे अगर वेक्टर की मदद ली जाएगी तो इनडायरेक्ट मेथड है, नहीं ली जाएगी तो डायरेक्ट मेथड है। यानी कि वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर, वेक्टर के बिना जीन ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है बिना वेक्टर की सहायता के। अब जो वेक्टर से होता है तो वो बैक्टीरिया में होता है, तो जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। प्लांट में होता है जीन ट्रांसफर इन प्लांट्स। एनिमल में होता है तो हम बोलते हैं जीन ट्रांसफर इन एनिमल। साधारण सा मतलब है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर अकर विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। और यहाँ पे जीन ट्रांसफर कहाँ कहाँ पे होगा, इधर इन प्लांट और इन एनिमल और इन बैक्टीरिया, राइट। ये तो हो गया इनडायरेक्ट मेथड, वेक्टर की सहायता वाला। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे बिना वेक्टर की मदद के जीन ट्रांसफर होगा। तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, इनकी सभी की हम डिटेलिंग पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन मेथड, it is also known as biolistic method, chemical mediated gene transfer and liposome mediated gene transfer। तो ये जो भी मेथड्स हैं, ये सारे के सारे डायरेक्ट मेथड है जीन ट्रांसफर के। यहाँ पे कोई मदद नहीं ली जाती वेक्टर की, जरूरत ही नहीं पड़ती वेक्टर की जीन ट्रांसफर करने के लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। हमने यहाँ पे डिटेल किया कि कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वेक्टर मीडिएटेड कौन सा है, वेक्टर की सहायता से कौन सा होता है, बिना वेक्टर के कौन सा होता है। वेक्टर वाला जो मेथड है उसमें हम पहला मेथड पढ़ेंगे कि वेक्टर को यूज करके किस तरीके से बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम बैक्टीरियल सेल लेंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले ली बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरियल सेल, राइट। और इस
आरडीएनए को हमें इस बैक्टीरिया में भेजना है, इस आरडीएनए को बैक्टीरिया में ट्रांसफर करना है। अब कैसे किया जाए, बड़ा दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे ये आरडीएनए इस बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए। तो कुछ ऐसा करना होगा कि सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल में कुछ ऐसा एक पैसेज बनाना होगा जिससे ये डीएनए अंदर चला जाए, राइट। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखना होगा कि डीएनए कैसा मॉलिक्यूल है, किस नेचर का है, राइट। तो जो डीएनए है ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रो मॉलिक्यूल। ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है, किस नेचर का है, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग है। अगर कोई चीज सेल के अंदर जानी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अगर किसी को पास होना है तो हाइड्रोफोबिक होगा, तो आसानी से पास हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल पास हो जाएगा, बट उसमें भी उसकी साइज मैटर करेगी, बहुत सारी क्राइटेरियाज होंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक है। बड़ी दिक्कत वाली बात है कि ये हाइड्रोफिलिक है, तो सेल की बाउंड्री से क्रॉस करने में इसे दिक्कत होगी। तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे आसानी से अंदर पहुंच पाए। तो यहाँ पे कैल्शियम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। किसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, Ca2 पॉजिटिव को, यानी कि कैल्शियम बाइवेलेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्लियर। अभी जो बाइवेलेंट है कैल्शियम है, इसके इंट्रोडक्शन से क्या होगा, इसके इंट्रोडक्शन से ये होगा कि ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम है इस डीएनए को इस बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच कर देगा। ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, और यहां पे आपने एक बाइवेलेंट कैटायन कैल्शियम को इंट्रोड्यूस किया, Ca2 पॉजिटिव आपने इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस आपने जब किया तो यहां पे क्या होगा एग्जैक्टली, इस कैल्शियम की वजह से ये आरडीएनए और बैक्टीरिया की सेल वॉल नजदीक आ जाए, यानी कि ये डीएनए को सेल वॉल के नजदीक लाने का काम करेगा कैल्शियम। सो कैल्शियम का क्या फंक्शन होगा, कैल्शियम हेल्प इन बाइंडिंग, कैल्शियम हेल्प इन बाइंडिंग डीएनए विद सेल वॉल, कैल्शियम हेल्प इन बाइंडिंग डीएनए विद सेल वॉल। अब ऐसे बाइंड करने की जरूरत क्या पड़ी, तो बड़ा मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ डीएनए पे जो चार्ज है फॉस्फेट ग्रुप के होने की वजह से वो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कैल्शियम हेल्प इन बाइंडिंग दिस नेगेटिवली चार्ज डीएनए विद द सेल वॉल। इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को सेल वॉल के साथ बाइंड करने में हेल्प करता है, क्लियर। अब यहाँ पे क्या होता है, इस कैल्शियम ने और क्या करना है, इसका काम और क्या है, ये सेल वॉल जो कैल्शियम है इसकी एफिनिटी, इट इज हैविंग हाई एफिनिटी विद सेल वॉल, कैल्शियम हैविंग हाई एफिनिटी विद सेल वॉल। इसकी हाई एफिनिटी की वजह से ये आरडीएनए इसके साथ अटैच हो जाता है। अब अटैच हो गया, अब भेजा कैसे जाए, जैसे ही सेल वॉल पे कैल्शियम के साथ डीएनए है तो ये जो पर्टिकुलर सेल है ये अब क्या हो जाती है, ये अपटेक ऑफ डीएनए के लिए रेडी हो जाती है। क्या करने के लिए, इस डीएनए को अंदर लेने के लिए तैयार हो जाती है, क्लियर। तो जो सेल डीएनए के अपटेक के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेती है, जो सेल डीएनए के अपटेक के लिए अपनी एफिशिएंसी बढ़ा लेती है, ऐसी सेल को बोला जाता है कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोला जाएगा इसको, कॉम्पिटेंट सेल, क्लियर। द सेल विच इज हैविंग high efficiency, the cell with efficiency or the cell which increases its efficiency for uptake of DNA। सेल अपनी efficiency को बढ़ाती है DNA को uptake करने के लिए, ऐसी सेल को हम बोलते हैं competent cell। ये सारी कहानी किसने बनाई, कैल्शियम ने। सो कैल्शियम हेल्प इन बाइंडिंग दिस आरडीएनए विद द सेल वॉल, इस आरडीएनए को सेल वॉल पे बाइंड करने की हेल्प करता है।
Parallelly, this calcium is having higher affinity with the cell wall, and this particular cell become competent cell. Why? Because this cell is ready or increases its efficiency for uptake of DNA. ये सेल अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाती है सेल को अपटेक करने के लिए, यानी कि सेल को डीएनए को अपने अंदर लेने के लिए, राइट? इस सेल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो ये सेल जो बैक्टीरियल सेल जिसमें हमें जीन ट्रांसफर करना है, ये सेल बन जाती है कॉम्पिटेंट सेल। क्या बन जाती है बच्चों? ये सेल कॉम्पिटेंट सेल, राइट? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये सारा जो काम किया जा रहा है, कैल्शियम डाला गया, बैक्टीरियल सेल ली गई, आरडीएनए का इंट्रोडक्शन कराया गया, ये सारा का सारा टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। ये टेस्ट ट्यूब जहाँ पे रखी गई है वहाँ पे बर्फ है। ये टेस्ट ट्यूब जहाँ पे रखी गई है यहाँ पे बर्फ है, ये आइस है, और इसका जो टेम्परेचर है वो है 0 डिग्रीज। तो नेचुरली इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए ये किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसको 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन किया जा रहा है। क्लियर? तो सारा काम ये कहाँ पे हो रहा है? आइस पे हो रहा है, 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये काम हो रहा है। अब क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, उसमें पानी डालेंगे, पानी डाल के उस बीकर को हीट करेंगे, यानी कि उसमें जो पानी है उसको इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लेके आएंगे कि इसका टेम्परेचर 42 डिग्रीज हो जाए। इसको इतना गर्म करेंगे इस पानी को कि इसका टेम्परेचर 42 डिग्रीज हो जाए। क्लियर? जैसे ही इस बीकर में पानी इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, इस बीकर में पानी इस टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, ये जो बर्फ वाली टेस्ट ट्यूब थी इसको उठा के यहाँ पे प्लेस कर देंगे गर्म पानी पे, ठंडे से गर्म पे। क्या करेंगे? ठंडे से गर्म पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? अब ठंडे से गर्म पे ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? एकदम से शॉक लगेगा। ठंडे से गर्म पे ट्रांसफर करेंगे तो एकदम से शॉक लगेगा। जैसे ही इसको शॉक लगा, इस सेल को शॉक लगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा? पोर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे पोर, एक छोटा सा स्पेस बन जाएगा। क्लियर? इसको जब 42 डिग्रीज पे रखा जाएगा, यानी कि गर्म पे रखा जाएगा, तो एकदम से रखा जाएगा। ऐसा नहीं किया जाएगा कि पहले 5, 10, 15, 20 डिग्रीज पे रखेंगे, धीरे 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 फिर इसको 42 डिग्रीज पे लेके आएंगे। ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा कर दिया तो सेल, ये जो सेल है ये एडजस्ट कर लेगी और इसके अंदर पोर डेवलप होगा ही नहीं। तो यहाँ पे एकदम से ठंडे से उठा के गर्म पे रखना है। जैसे ठंडे से उठा के गर्म पे रखा तो यहाँ पे पोर जनरेट हुआ। जैसे ही ये पोर जनरेट होगा, सडनली इसको उठा के फिर बर्फ पे रख देना है। सडनली इसको उठा के फिर बर्फ पे रखना है, यानी कि यहाँ पे 42 डिग्रीज पे इसको केवल 2 मिनट के लिए रखना है। अगर यहाँ पे 2 मिनट में जो पोर बना, अगर ये ज्यादा देर बना रह गया तो ये सारा साइटोप्लाज्म स्पिल आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सेल साइटोप्लाज्म के निकलने से। तो ये बहुत लंबी नहीं चलानी, इसको केवल हार्डली 2 मिनट्स इसको यहाँ पे रखना है। किस पे? गरम पे, राइट? जैसे ही गरम पे रखा, केवल 2 मिनट के लिए पोर बना। अब ये जो कॉम्पिटेंट सेल थी, जो डीएनए के अपटेक के लिए राजी हो चुकी है, अब तैयार है बिल्कुल, इसने डीएनए को अंदर ले लिया। क्या आ गया डीएनए अंदर? कौन सा डीएनए? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। कौन सी होस्ट सेल है? ये बैक्टीरियल सेल है जिसमें आप डीएनए को भेज रहे हो, राइट? तो ये होस्ट सेल है जिसमें डीएनए को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही 2 मिनट बाद इसको फिर से ठंडे पे रखेंगे तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल में पोर बना था, ये पोर भर जाएगा, इसमें फिर से रिकवरी हो जाएगी, रीफॉर्मेशन हो जाएगा। और जैसे ही रीफॉर्मेशन हुआ, नेचुरली यहाँ पे अब साइटोप्लाज्म के स्पिल होने के चांसेस भी खत्म हो गए, और जो हम चाह रहे थे जीन को ट्रांसफर करना या आरडीएनए को ट्रांसफर करना, वो ट्रांसफर भी हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि किस तरीके से जीन ट्रांसफर हुआ बैक्टीरियल सेल में। तो क्या पढ़ा हमने? जीन ट्रांसफर या डीएनए को बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे हीट शॉक ट्रीटमेंट देते हैं। क्या देते हैं? हीट शॉक ट्रीटमेंट।
मैकेनिज्म चलता है बर्फ पे 0 डिग्रीज पे, सडनली उसको 2 मिनट के लिए उठा के 42 डिग्रीज पे रख देते हैं। जैसे ही सेल को बर्फ से गर्म पे रखा, यानी कि ठंडे से गर्म पे रखा, सेल को शॉक लग जाता है। इसी को कहा जाता है हीट शॉक। और इस शॉक में आने की वजह से सेल की जो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है उसमें पोर क्रिएट हो जाता है, टेम्परेरी पोर। ये लंबा नहीं चलता है, ये टेम्परेरीली क्रिएट होता है कुछ पर्टिकुलर मिनट के लिए या सेकंड्स के लिए हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये पोर क्रिएट हुआ, और जैसे पोर क्रिएट हुआ ये आरडीएनए अंदर आया, और जैसे आरडीएनए अंदर आए फिर इस ठंडे पे रख देते हैं उसको, जिससे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन रिफॉर्म हो जाए। तो इस तरीके से बैक्टीरियम में जीन ट्रांसफर किया जाता है। जीन ट्रांसफर करने के लिए CA2 पॉजिटिव की मदद ली जाती है। CA2 पॉजिटिव डीएनए को, आरडीएनए को सेल वॉल से बाइंड करने में मदद करता है, बिकॉज द CA2 पॉजिटिव हैविंग हायर एफिनिटी विद सेल वॉल। एंड जो सेल राजी हो जाती है किसके लिए, the cell which increase its efficiency for uptake of DNA, that particular cell is known as competent cell. So this bacterial cell here is known as competent cell. So this is all about how gene is transferred in bacteria.